डॉक्टर साहब, रूस की तारीख के हवाले से कुछ बताएंगे हमें? अच्छा साहब, रूस बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्री है जितना मैंने पढ़ा या जितना मैंने जाना। एक तो सबसे पहले जैसे हमारे पाकिस्तान के आम जो देखने वाले हैं उनके लिए कि जिस तरह से अर्तुगल देखा लोगों ने और उसके अंदर वो नोमैड ट्राइब्स से, उसी तरीके से यहाँ भी हज़ारों साल उसी तरह के ट्राइब्स की हुकूमत रही। चंगेज़ खान जब सबसे पहले उन्होंने हमला किया वो 1223 के करीब, बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई, वापस चले गए। 14 से 16 साल के बाद दोबारा वापस उन्होंने हमला किया और उस दफ़ा उन्होंने मॉस्को को जो है वो कैप्चर कर लिया और मॉस्को को आग लगा दी। लेकिन वो ज़्यादा देर यहाँ अपना जो बर्तरी थी वो मेंटेन नहीं रख सके और उसके बाद जो इरा शुरू हुआ उसमें सबसे पहले इनके एक बहुत ही यंग, तकरीबन 16 साल के मखैल के नाम से एक ज़ार बने, जो जैसे कि किंग होता है, आपको पता है, जैसे हम कहते हैं वो यहाँ पर। और रोमानोव्स वो फैमिली है या वो ट्राइब है जिनका फिर 300 साला यहाँ पर आगाज़ हुआ उनकी सल्तनत का, उनकी बर्तरी का। यहाँ पर जो मखेल थे वो 16 साल के थे, उसके बाद उनके बेटे ने टेक ओवर किया। उनके बेटे ने एक इंटरेस्टिंग लेजिस्लेशन की जिसने रशिया की हिस्ट्री के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर बड़े गहरे असरात छोड़े। वो अलेक्सी था। अलेक्सी ने क्या किया कि उसने जो तकरीबन 80% आबादी थी उनकी जो उनकी कैटेगराइजेशन कर दी, वो उन्होंने गुलामों के तौर पर कर दी और उनका काम था कि वो डिफरेंट लैंडलॉर्ड्स के लिए काम करेंगे। और गुलाम का मतलब ये कि उनके जो बच्चे पैदा होंगे उनका गुलाम का टाइटल उनको भी मिल जाएगा, मीन नस्ल दर नस्ल वो गुलाम रहेंगे। और 80% जो रशिया की आबादी थी वो उनको उन्होंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। उनको वो स्लेव्स हो गए और उनको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में उस टाइम सर्व्स कहा जाता था। अब रशिया के उस वक्त पीछे रहने की एक बड़ी वजह ये कानून भी था, जब यूरोप के अंदर, दूसरे मुल्कों के अंदर जो उनकी पब्लिक थी उसको लार्जर अवेलेबिलिटी थी, चीज़ों की लार्जर अवेलेबिलिटी थी अपने राइट्स एक्सरसाइज करने की। आज के दिन से तो कंपेयर नहीं हो सकते, लेकिन उन दिनों के हिसाब से तो रशिया थोड़ा उस ज़माने में इस कानून की वजह से बैकवर्ड था। उसके बाद रशिया और पोलिश कॉन्फ्लिक्ट्स हुए बहुत ज़्यादा, रशिया के और लिथुआनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लेकिन फिर इन्होंने एक टाइज कर ली, एग्रीमेंट कर लिया पोलैंड के साथ, लिथुआनिया के साथ, और इन्होंने एक होली वॉर लड़ी और वो होली वॉर थी सल्तनत उस्मानिया के अगेंस्ट। सल्तनत उस्मानिया के साथ इन्होंने मैंने आपको बताया कि लिथुआनिया, पोलैंड के साथ इनकी पहले तो जंगें होती रही, उसके बाद इन्होंने जब इस सारे रीजन में अपने छोटी मोटी ट्रीटीज कर ली, इन्होंने मुआहदे कर लिए, तो फिर इन्होंने मिलके एक रशिया के साथ होली लीग ज्वाइन की और वो 1683 से 1699 के दरमियान में वो फिर इन्होंने उस्मान एम्पायर का जो थी उसके अगेंस्ट इन्होंने होली वॉर उस्मान एम्पायर के अगेंस्ट डिक्लेयर की। और ये सारे जो यूरोपियन 6 बड़ी कुव्वतें थी इन्होंने मिलके वो वॉर जो है वो लड़ी। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे पहले मैंने आपको कहा कि एक तो 1223 का यहाँ पर इम्पोर्टेंट टाइम था जो सबसे पहले चंगेज़ खान यहाँ पर आया, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट था वो मखाइल था और उसके बाद अलेक्सी था। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इस सारे इरा में टाइम है वो पीटर द ग्रेट का है। पीटर द ग्रेट ने जब हुकूमत संभाली तो उनकी उम्र 17 साल थी और उन्होंने भी सबसे पहले टर्की के साथ वॉर शुरू की, सल्तनत उस्मानिया के साथ, लेकिन वो वॉर में भी वो कोई सिग्निफिकेंट वाज़े बर्तरी नहीं ले सके। हाँ, उन्हें बर्तरी ज़रूर हुई और उसके नतीजे में एक ट्रीटी साइन हुई जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है। कॉन्स्टेंटिनोपल नाम है इस्तांबुल का पुराना, और जब ये इससे पहले ईसाइयों के पास होता था तो उसे कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा होली चर्च था जो आज भी अगर आप देखें तो वो उसके अंदर अब उसके अंदर मस्जिद भी है, कुछ हिस्सा चर्च के लिए भी, और वहाँ पर लोग आज भी विजिट करते हैं। तो पीटर जो बहुत ही सक्सेसफुल बादशाह रहे, ज़ार रहे यहाँ के, उनके साथ बैड लक हुई। और वो बैड लक ये हुई उनके साथ कि उनकी बीवी जो थी, उनके एक महबूब थे जो जर्मनी से थे, जर्मन थे वो, उनके साथ मिलके उन्होंने उनकी हुकूमत गिरा दी पीटर की, उन्हें हटा दिया हुकूमत से। और कैथरीन, बहुत सारे लोग कैथरीन द ग्रेट भी कहते हैं उन्हें, फिर उन्होंने हुकूमत की। उनका जो टाइम था एक अशरे से तकरीबन कम था, लेकिन उनका जो वक्त था कैथरीन का, वो रशिया के लिए इकोनॉमिकली, सिविलाइजेशन वाइज, रशिया के लिए ट्रेड वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जैसा कि आपको पता है कि रशिया के अंदर एक दरिया है जो यूरोप का सबसे बड़ा दरिया है, उसको वोल्गा कहते हैं।
जो वोल्गा रिवर है उसके किनारे फिर कैथरीन ने, क्योंकि उनका ये जर्मन कनेक्शन था मैंने जो आपको बताया, और उस कनेक्शन की वजह से उन्होंने जर्मनी से बहुत सारे यूरोपियंस को वोल्गा के इर्द गिर्द लाकर आबाद किया। उन्हें वोल्गा जर्मन्स भी कहते हैं। उन्होंने यहाँ के आर्ट क्राफ्ट और उसके ऊपर अपनी गहरी छाप छोड़ी, और उसके साथ साथ बिजनेस की डेवलपमेंट हुई, उसके साथ साथ यहाँ पर ट्रेड की बहुत डेवलपमेंट हुई। तो वो कैथरीन का और पीटर का जो ज़माना है, ऑफ कोर्स कैथरीन का बहुत ही ज़्यादा उसके मुस्बत असरात हुए। लेकिन उसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट हुई 1792 में, जब किंग लुइस जो थे फ्रांस के अंदर, उनके खिलाफ रिवोल्ट हुआ। और उनके खिलाफ रिवोल्ट होने का आपको पता है, वहाँ पर रेवोल्यूशन आया, उन्हें कत्ल कर दिया गया। उससे जो कैथरीन थी वो रिफॉर्मिस्ट से डर गई, प्रोग्रेसिव माइंडसेट से डर गई। जो आखिरी 3 साल कैथरीन के अपनी हुकूमत के अंदर थे, अपने राज के अंदर थे, उसमें वो बहुत ही रिजर्व रहीं, कंजर्वेटिव रहीं। उन्होंने अपने आप को उन्हीं आइडियाज से जिनको वो प्रमोट करती थी, जिसमें आप ये कह लें कि ख्यालात की आज़ादाना तर्जुमानी, बाहर के लोगों का आके यहाँ पर आना, लॉज को अमेंड करना, डिफरेंट बिजनेस के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उन्हीं अपने आइडिया से वो थोड़ा पीछे हो गई, बिकॉज शी वाज अफ्रेड कि उसी तरह के रिफॉर्मिस्ट या जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो यहाँ पर भी उनके खिलाफ भी रिवोल्ट ना कर दें। जब वो उनकी डेथ हुई तो उनका जो बेटा था, उसने पॉल नाम था उसका, उसने टेक ओवर किया। पॉल जो था वो अपनी माँ से कम्प्लीटली अपोजिट था। वो बिल्कुल उनके जो प्रोग्रेसिव आइडियाज़ थे उनके ऊपर बिलीव नहीं करता था, और उसने ट्राई की कि वो वापस अपने जो उनके थॉट्स थे उससे पहले लोगों के, उसके ऊपर जाए। उसके बाद आ जाता है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1812 के अंदर जो है वो रशिया के ऊपर हमला कर दिया। बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई, उनको वापस जाना पड़ा, लेकिन बहरहाल एक बड़ा हमला था वो। और उसके बाद वॉर ऑफ 6 कोलिशंस हुआ। ये वॉर ऑफ 6 कोलिशन जो था, ये जो यूरोपियन अलाइज बने रशिया के साथ मिलके, ये 1813-1814 में एक बड़ी जंग हुई, जिसमें 6 मेजर ताकतों ने मिलके नेपोलियन के खिलाफ जंग की, और नेपोलियन को इन्होंने उसमें हटा दिया इक़्तिदार से, ये जंग जीत गए। और उसके बाद वो फेमस वियना की ट्रीटी हुई, जिसके अंदर जो रशियन किंग अलेक्जेंडर I थे, उनको पोलैंड के किंग के तौर पर नॉमिनेट किया गया या अनाउंस किया गया। तो इन अदर वर्ड्स आप देखेंगे पोलैंड तक रशिया का जो है वो पहुंच गया। उसके बाद फिर वॉर इन बाल्कन स्टेट में होती रही, जो इर्द गिर्द ब्लैक सी के इर्द गिर्द जो सारा इलाका है, उसके अंदर वॉर्स होती रही। रशिया ट्राई करता रहा उनके ऊपर कंट्रोल करने का, और उसके बाद डिफरेंट चीज़ों के अंदर और भी इनकी सल्तनत उस्मानिया के साथ, बहुत सारे लोगों को शायद हमारे मुल्क में जिनका तारीख के साथ है उन्हें तो पता है, जिनका नहीं उनको शायद नहीं कई दफ़ा पता कि उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया काबिज़ रही या उनके कंट्रोल में रहा। जो ग्रीस था, आज का ग्रीस जो है, वो उसके ऊपर काबिज़ रहे, उसको उनके ज़ेरे असर रहा। तो उसके बाद रशिया ने सल्तनत उस्मानिया के साथ, क्योंकि इनकी जंग चलती रहती थी, तो इन्होंने ग्रीस का साथ देने का ऐलान किया ताकि वो उनको उनसे आज़ाद करवाया जाए। जब इन्होंने अपना असर रसूख उस एरिया में और ज़्यादा बढ़ाया, ब्लैक सी के इर्द गिर्द और ग्रीस के साथ, तो एकदम हमारा जो यहाँ पर यूरोप का बड़ा भाई था उस ज़माने का, वो यूनाइटेड किंगडम था, उन्होंने सोचा कि इससे रशिया कहीं अपना असर रसूख पूरे यूरोप पे ना कर ले, तो वो इस जंग में कूद पड़े और उन्होंने रशिया के अगेंस्ट सारी लॉबिंग और पॉलिसीज़ रखी उस ज़माने में, और जिसकी वजह से फिर रशिया को रिट्रीव करना पड़ा, और वो जो खातर ख्वाह आगे जाना चाहते थे वो नहीं जा सके, और वो वहाँ पर जंग थमी। लेकिन उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि उसके बाद रशिया ने अलास्का बेच दिया सिर्फ $7.2 मिलियन में। बहुत ही घाटे का सौदा था अगर आज देखा जाए, और अमेरिका के लिए बहुत ही मुनाफे का सौदा था। और जब ये बेचा गया तो उस टाइम अमेरिका में ज़्यादातर लोग ये सोचते थे कि अमेरिका ने क्या किया, बर्फ़ खरीद ली है, एक ऐसा आइलैंड जिसके ऊपर ज़्यादातर बर्फ़ है या ज़िंदगी का नामो निशान नहीं है, उसको 7.2 मिलियन में। आज देखा जाए तो बहुत ही मुनाफे का सौदा था, क्योंकि उस वक्त ना रशिया को पता था, शायद अमेरिका को भी पता नहीं था कि वहाँ पर ऑयल के और गोल्ड के, सोने के इतने बड़े ज़खायर हैं। इसके साथ साथ जैसे ही मैंने आपको कहा कि ग्रीस और ये ब्लैक सी के इर्द गिर्द रशिया ने अपना असर रसूख बढ़ाना शुरू किया, तो साथ ही जो, और ऑफ कोर्स उसके बाद उन्होंने पेनिट्रेट करना शुरू किया सेंट्रल एशिया के थ्रू अफगानिस्तान तक, तो साथ ही यूनाइटेड किंगडम ने भी
अपने एम्बेसडर्स, अपने बिजनेसमैन, अभी भी बहुत सारे लोग आते हैं पाकिस्तान में भी, दूसरे मुल्कों में भी इसी तरीके से एंगेज करने के लिए। उन्होंने एंगेज किया अफ़गान पॉपुलेशन को, और ये हुआ था कोई तकरीबन 1885 के करीब। तो ये जो अफ़गान इशू है ये 1885 से आप देखें तो शुरू हुआ है। तो यूनाइटेड किंगडम ने उस वक्त अपने लोग वहाँ पर भेजने शुरू किए, और पर्पज़ क्या था कि एक तरफ से रशिया भेज रहा था अपने एम्बेसडर्स, बिजनेसमैन, दूसरी तरफ से यूनाइटेड किंगडम, और पर्पज़ था कि अफ़गान को अपनी तरफ लाया जाए, अपनी तरफ लूर किया जाए, और वहाँ पर जो है वो हेजेमनी या कंट्रोल जो है वो करने की कोशिश की जा रही थी कि किस कंट्री का होगा। उसके बाद अलेक्जेंडर टू जो उस टाइम के ज़ार थे, उनको कत्ल कर दिया गया पिट्सबर्ग में 1881 में, और उसके बाद रशिया ने अलायंस ट्रीटी विद फ्रांस जो है वो 1891 में एक साइन की, जिससे रशिया की इकोनॉमी जो है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ी, और इन्होंने उसी ज़माने में 1891 से 1916 के दरमियान दुनिया की उस वक्त लॉन्गेस्ट रेलवे का राउट जो है वो पिट्सबर्ग से ऑल द वे साइबेरियन, जो इनका वो जो रेलवे का दुनिया का सबसे लंबा ट्रैक है, 5772 माइल्स का, उस वक्त दुनिया का सबसे लंबा ट्रैक जो है वो उसी ज़माने में बना, क्योंकि ये पीसफुल वक्त मिला इन्हें थोड़ा सा